हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लेकर के आए एक बहुत ही स्पेशल सा सीरीज़ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे एक्सरेज की डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सरे की डिस्कवरी जो है हमारी किसने की थी, तो सर विलियम कॉनार्ड रोन्टगन भाई साहब ने की थी। और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी एक्सरे की, वो की थी 8 नवंबर 1895 में। ठीक है, तो अब हमारे पास ख्याल आता है कि इन्होंने जो एक्सरे की डिस्कवरी की थी तो ये कैसे की थी। ठीक है, तो एक्सरे की जो डिस्कवरी थी उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि ये काम कर रहे थे इनकी लैब के अंदर। ठीक है, जब ये काम कर रहे थे तो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली ये हाई वोल्टेज डिस्चार्ज फिनोमिना के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर। ठीक है, तब इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इनके सेम रूम के अंदर एक प्लेटिनो साइनाइड की स्क्रीन रखी हुई थी। ठीक है, एक बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की स्क्रीन रखी हुई थी, जिसके ऊपर इन्होंने एक लाइट का ल्यूमिनेसेंस देखा, फ्लूरोसेंस देखा। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आया कि वो किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने बाद में कहा कि ये जिस भी रेस की वजह से हो रहा है उसी को एक्सरे इन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि अभी तो हमने देख लिया कि उन्होंने एक्सरे को कैसे डिस्कवर किया। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि अब उस टाइम तो उन्हें पता नहीं था कि एक्सरेज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो बाद में कुछ साइंटिस्ट आए और इन्होंने उनके साथ मिल करके एक्सरेज को और थोड़ा सा स्टडी किया और बाद में उन्होंने हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ थी इन्होंने जो हमें बताई थी वो ये थी कि जो एक्सरेज है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, विच बिहेव्स एज अ वेव्स एज वेल एज पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरेज होती है वो वेव्स और पार्टिकल्स के लिए जैसे ही बिहेव करती है। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया था हमें कि जो एक्सरेज होती है उनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो एक्सरेज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होंगी या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगी तो उस समय पे क्या होगा। ठीक है, जब भी ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है तो ये उसकी वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ये एज इट इज़ मूव करती रहेगी जैसे ये कर रही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने की वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, सेम चीज़। ठीक है, नाउ कोज आयनाइजेशन ऑफ गैसेस इनडायरेक्टली दे कैन रिमूव ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम। ठीक है, तो जब भी क्या होता है ये किसी एटम के साथ में इंटरेक्ट करती है, मान लीजिए ये आपका एटम है और इसके साथ में ये आकर इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, अगर ये किसी एटम के साथ में इंटरेक्ट करती है तो क्या होगा कि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये या तो बाहर निकाल देगी या फिर क्या करेगी, ये एटम है आपका, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको इसके हायर एनर्जी सेल में पहुंचा देगी, है ना, कि यहाँ से आके इसको निकाला और यहाँ पे इसने पहुंचा दिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करती है, एटम्स का आयनाइजेशन करवा देती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है दोस्तों कि इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है दोस्तों वो होती है 0.1 से लेके 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग के जितनी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और वेवलेंथ इसकी बहुत ही कम होती है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी जो है वो लाई करती है आपकी 125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके तो 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी स्पीड की तो ये ट्रैवल करती है एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो कि होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जब भी किसी ट्रैवल की बात करें तो लाइट रेज अगर हम देखें तो लाइट रेज के जैसे क्या सिमिलरिटी शो करती है और क्या नहीं शो करती है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हमारी लाइट रे है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो लाइट रेज होती है उसको हम किसी भी मिरर के थ्रू या लेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम लाइट रेज की तरह फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, लेंस की मदद से। नेक्स्ट आता है हमारे पास दे लिबरेट अ मिनट अमाउंट ऑफ हीट ऑन पासिंग थ्रू अ मैटर। जब भी हम इन्हें किसी मैटर के थ्रू पास करवाएंगे तो ये क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी।
ठीक है। क्यों हीट प्रोड्यूस कर रही है? क्योंकि इसका रीज़न हम ऊपर देख चुके हैं कि ये क्या करती है, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन करवा देती है एटम का। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो है वहाँ पे रिलीज़ हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये क्या करती है, जब भी किसी मैटर के थ्रू पास करेगी तो यह क्या करेगी, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, कॉज द फ्लूरोसेंस ऑफ सर्टेन क्रिस्टल। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं हमारे साथ पास में, जिनके साथ में अगर ये एक्सरेज जो है वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ लाइट प्रोड्यूस होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूरोसेंस कहते हैं। जैसे रेयर अर्थ मेटल्स, जो कि हमारी, जो आपने देखा होगा एक्सरे के अंदर जो कैसेट रहती है उसके अंदर जो स्क्रीन्स लगी हुई होती है, उसके अंदर जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लूरोसेंस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है फोटोग्राफिक इफेक्ट। अगर फोटोग्राफिक इफेक्ट की बात करें तो जो हमारी एक्सरे फिल्म्स होती है उनके ऊपर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है। कैसे फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है, जो आपकी एक्सरे फिल्म होती है उसका जो इमल्सन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, उनके साथ में ये इंटरेक्ट करके आपकी इमेज बना देती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज या फोटोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक्सरेज जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस भी ला सकती है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे, अगर ये हमारी बॉडी के सेल्स के साथ में इंटरेक्ट करेगी, उनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगी, उनका आयनाइजेशन करवा देगी, इसी तरीके से वो क्या करेंगे, फ्री रेडिकल बना के हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स है उनके डीएनए को डैमेज करके म्यूटेशन ला देंगे। ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगेगी और क्या होगा, कैंसर टिश्यू भी बन सकता है, कैंसर ट्यूमर भी बन सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, वो बायोलॉजिकल चेंजेस हो गए। ठीक है। फोटोग्राफिक इफेक्ट जो हमारे सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स के साथ में हो रहे थे, फ्लूरोसेंस की हमने देखी बात के, जो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे हमने स्क्रीन की बात करी थी, उसके अंदर क्रिस्टल्स जो होते हैं कैल्शियम टंगस्टेट के, तो वो क्या करते हैं, हमारा फ्लूरोसेंस शो करते हैं। ठीक है। फिर देखा था हमने कि जब भी किसी मैटर के थ्रू पास करेगी तो वहाँ पे हीट लिबरेट होगी। ठीक है। फिर हमने देखा था कि लाइट रेज ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और अनलाइक लाइट रेज इनको हम लेंस के थ्रू फोकस नहीं कर सकते। ठीक है। स्पीड की बात करी थी हमने कि इनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था इनकी एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में जो है एकदम इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इनकी। ठीक है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। इनकी जो वेवलेंथ होती है काफ़ी कम होती है और एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। एनर्जी कितनी होती है इनकी, 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। वेवलेंथ होती है इनकी 0.1 से लेके 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होती है। ठीक है। अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो ये क्या करती है, आयनाइजेशन करवा रही थी गैसेस का इनडायरेक्टली। कैसे करवा रही थी, उनके जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिमूव करके। ठीक है। फिर हमने देखा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, और इलेक्ट्रिकली ये कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है। अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी पेनिट्रेशन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ जो है इनकी कम होती है। ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी एक्सरेज की प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सरेज है, ठीक है, इसके बारे में तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की, जो कि एक्सरे ट्यूब के बारे में, उसको हम जान लेते हैं कि जो पुराने एक्सरे ट्यूब हुआ करते थे दोस्तों वो कैसे थे, और अभी के जो एक्सरे ट्यूब है वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ कि जो पुराने एक्सरे ट्यूब हुआ करते थे हमारे, वो कोल्ड कैथोड ट्यूब होते थे, और जो अभी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हैं वो हॉट कैथोड ट्यूब होते हैं। ठीक है। तो क्यों हमें पुराने एक्सरे से नए एक्सरे को बनाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम वो समझेंगे। उससे पहले हम एक बार जो हमारे पुराने एक्सरे ट्यूब थे उसको समझते हैं वो कैसे थे। ठीक है। और उनमें क्या दिक्कत आ गई कि हमें नए एक्सरे ट्यूब को बनाने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जो हमारे ओल्ड एक्सरे ट्यूब होते थे वो कोल्ड कैथोड ट्यूब हुआ करते थे। ठीक है। कोल्ड कैथोड ट्यूब होने की वजह से इनके अंदर क्या दिक्कत आती थी कि एक तो ये चीज़ थी, एक सिंपल ग्लास बल्ब जैसा इनका स्ट्रक्चर होता था, जिसके अंदर हम पार्शियली वैक्यूम क्रिएट कर देते थे। ठीक है। फिर क्या होता था कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हम उसमें स्मॉल अमाउंट में गैस को छोड़ देते थे। यहाँ पर जो गैस हम डालते थे वो इनर्ट गैस होती थी। ठीक है। अब हमने अगर उसके अंदर गैस को डाल दिया है, ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके अंदर दो
इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते थे। एक इलेक्ट्रोड जो होता था हमारा वो कैथोड होता था, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड होता था यहाँ पे हमारे पास एनोड होता था। तो एनोड जो है हमारा कैसा होता था, एनोड हमारा होता था पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड जो होता था वो हमारा कैसा होता था, नेगेटिवली चार्ज होता था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक तो हमारे पास ग्लास बल्ब हो गया, थोड़ी सी उसमें हमने गैस डाल दी, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को बोल दिया कैथोड, दूसरे को बोल दिया एनोड। एनोड जो था हमारा कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड जो था वो हमारा कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे कि जो चीज़ आ रही थी हमारे पास कि यार ये तो बात हो गई उसके कंस्ट्रक्शन की, अब ये काम कैसे कर रहा था। तो इसके काम की अगर हम बात करें तो जो कैथोड टर्मिनल होता था आपका, ठीक है, वो गर्म तो होता नहीं था क्योंकि इसका नाम ही कोल्ड कैथोड ट्यूब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे। कहाँ पे अप्लाई करते थे, एट द टर्मिनल्स ऑफ दी कैथ, जो हमारे इलेक्ट्रोड थे उनके टर्मिनल पे हम क्या करते थे, हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे। जैसे ही हम इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे तो क्या होता था, आयनाइजेशन होता था। किसका, यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट होती थी ना, हमने जो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में गैस भर दी थी, ठीक है, उस गैस के जो एटम्स थे उनका क्या हो जाता था, यहाँ पे आयनाइजेशन होने लगता था। अब इस आयनाइजेशन की वजह से क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम प्रोड्यूस हो जाती थी, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे ये क्या करते थे, जाके स्ट्राइक करते थे किसके साथ में, आपके जो पॉजिटिव टर्मिनल होता था यहाँ पे एनोड, उसके साथ जाके क्या कर जाते थे, स्ट्राइक कर जाते थे, और उसकी वजह से एक्सरे का फॉर्मेशन हो जाता था। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ हमने क्या देखी कि मैं आपको एक में इसको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा ओल्ड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो गया और ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड हो गया। दैट वन इज़ द कैथोड एंड दिस वन इज़ द एनोड। ठीक है, अब देखेंगे आप कि यहाँ पे एक्सरे प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ये आपका ग्लास बल्ब हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और ग्लास बल्ब के अंदर आपने क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट करके और थोड़ी सी गैस डाल दी इसके अंदर। ठीक है, अब गैस डालने के बाद क्या होगा कि जब हम इन दोनों के अक्रॉस क्या करेंगे, एक हाई वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो गैस भरी हुई होगी ना, ठीक है, यहाँ पर जो गैस भरी हुई होगी उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगेंगे आयनाइजेशन की वजह से, और यहाँ पे एक्सरेज का जो है प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आके एनोड की सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से आपकी एक्सरेज निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनिंग हो गई। तो अब हमें क्या दिक्कत आई कि हमने इसको चेंज करके नया एक्सरे ट्यूब बनाने की सोची। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कोल्ड कैथोड था, इतना इफ़िशिएंट था नहीं, इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाके एनोड से टकरा रहे थे, तो इतनी उनके अंदर इतनी पावर नहीं हो पा रही थी कि ये इतने सफिशिएंट अमाउंट में इतना अच्छा एक्सरे बना सके। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि जो हमारा ट्यूब था वो काला हो जा रहा था, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे गैस भर दी थी इसके अंदर, तो वो गैस क्या है, बार बार आयनाइजेशन एक्साइटेशन की वजह से ख़राब होके बाहर जम जा रही थी। ठीक है, तो उससे हमारे जो ट्यूब की वैलिडिटी है, जो लाइफ थी, वो कम होती जा रही थी। ठीक है, फिर तीसरा चीज़ इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पर जो है केवी और एमएस जो था हमारा, ठीक है, जो केवी और एमए था उसको हम इंडिपेंडेंटली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे एक्सरे की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, तो नए वाले एक्सरे ट्यूब में हमने क्या किया, केवी और एमएस को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करने वाली टेक्निक को अप्लाई किया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा कैथोड था वो हॉट कैथोड ट्यूब था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा नया वाला जो एक्सरे ट्यूब था उसको किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। तो इसको डिस्कवर किया था 1913 में बाय द WD कूलिज, एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था दोस्तों। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो रहने वाला है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के ऊपर। थैंक यू।